आपको कब ऐसा लगा कि हाँ, आपको डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर मैं मतलब बचपन से ही इस सब चीज़ों में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। लाइक कुछ स्पोर्ट्स वगैरह या जो भी एक्टिविटीज़ में मूवीज़ में देखता था कि आर्म फोर्सेस में ये करते हैं, आर्मी वाले इस टाइप से उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो सब देख के मतलब मेरा बच हमेशा से ही था कि ऐसा कुछ करना है। क्या आपने घर आकर सबसे पहले आंसर की चेक की थी या नहीं की थी कि यार चल एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है? मतलब पेपर देने के बाद आप मतलब कैसा फील कर रहे थे? सर पेपर देने के बाद मतलब आपने 50-50 बोला, 50-50 क्या, मुझे तो 100% पता था कि नहीं होना है। क्योंकि मतलब मैंने ऐसा प्रिपेयर एनडीए के लिए नहीं किया था। मैं बस अपना वही जो पीसीएम पढ़ रहा था जेई में उसका वो किया। कुछ ऐसी टॉपिक होती है पर्टिकुलर, उसको देखकर हमें लगता है यार ये यार डिफिकल्ट है, ये बन नहीं पाएगा। तो ऐसे चीज में, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें उस सब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से टैकल करना चाहिए और आपने किस तरीके से टैकल किया, वो जरा हमें बताइए बेटा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी हिस्ट्री वगैरह या तुम्हारा जीएस स्ट्रांग है, तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो मैथ्स को में दूर भागने से अच्छा मैथ्स को पढ़ो। जो भी टीचर्स बता रहे हो उसको सुनो, बार बार प्रैक्टिस करो। सो जय हिंद टू ईच एंड एवरीवन। मैं विक्रांत पुंडीर और मेरे साथ कुशाग्र है। हम दोनों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्रिय चैनल पर, डिफेंस वाला पर। आज हम कुशाग्र के साथ एक वन टू वे इंटरेक्शन करने वाले, और ये इंटरेक्शन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पर कुशाग्र से हम कुछ टिप्स या उनका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन करेंगे, जो उन्होंने एनडीए की प्रिपरेशन में रखा था अपने पास। और सब कुछ हम लोग यहाँ पर इन डिटेल्ड जानने की कोशिश करेंगे कुशाग्र से कि उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट हुई है, कब उन्हें लगा कि हाँ मेरे को डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इस प्रिपरेशन के अंदर उनके क्या टैकल्स रहे। ये सब चीज हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कुशाग्र, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एनडीए का रिटर्न भी क्लियर हुआ और साथ साथ आपका एसएसबी भी क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच सर। चलिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुशाग्र, मैं आपसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चनीज करना चाहूंगा कि आपको कब ऐसा लगा कि हाँ, आपको डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? क्या ऐसा आपका मोटिवेशन रहा कि आपको लगा नहीं यार मैं तो डिफेंस फोर्स के लिए ही बनाऊं? कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ या कुछ आपको लगा कि यार नहीं, किसी चीज को देखकर ऐसा लगा कि यार जाना चाहिए? सर मैं मतलब बचपन से ही इस सब चीज़ों में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। लाइक कुछ स्पोर्ट्स वगैरह या जो भी एक्टिविटीज़ में मूवीज़ में देखता था कि आर्म फोर्सेस में ये करते हैं, आर्मी वाले इस टाइप से उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो सब देख के मतलब मेरा बच हमेशा से ही था कि ऐसा कुछ करना है। जब अभी 12th में आया मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, तो फिर जब उसका रिटन क्लियर हुआ फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि नहीं भेज दो, अच्छा रहेगा। तो फिर उसके आगे का फिर मैंने सोचा कि हाँ अब तो ज्वाइन करना ही है। बेटा, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, जब आपको लगा नहीं मेरे को आर्म फोर्सेस वगैरह के अंदर ही जाना चाहिए, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा आया होगा कि नॉर्मल अमूमन हर स्टूडेंट के एक फेज ऐसा आता है जहां पर उसके लाइफ से रिलेटेड जो एम होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। डेफिनेटली 100% ऐसा होता है। क्या आपके दिमाग में भी या आपकी लाइफ में भी कभी कुछ ऐसा इंस्टेंस आया था क्या? जी सर, मतलब मैं प्राइमरीली मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगा। बट फिर जब एनडीए के फॉर्म आउट हुए तो मैंने फॉर्म फिल किया। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी भी प्रिपरेशन करता हूँ। मतलब मेरा वैसे मेन जेई के लिए था, आईआईटी का कर रहा था मैं। बट फिर उसके बाद मैंने जब एनडीए का प्रिपेयर किया तो फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि इस साइड में भी कर सकते हैं कुछ। ओवरऑल मोटा मोटा ये है कि बेटा कि हाँ, आप फोकस पहले से ही थे कि हाँ आर्म फोर्सेस में जाना है, और आर्म फोर्सेस के जी। जो चैलेंजेस आपने देखे हैं, मूवीज में देखे हैं या डे टू डे रियल लाइफ में आपने देखे हैं, उससे आप रियली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुए थे। और जो एक नॉर्मल इंस्टेंट्स होता है कि हर बच्चे की लाइफ में आता है, वो हाँ मतलब होता है। लेकिन आप फोकस थे कि हाँ एनडीए भी एक आपका साइड बाई है, और आपका एक प्लान भी आपने अपने साथ रख रखा था जेई का। मोटा मोटा हम लोग ये समझे। चलिए, इट्स बिन ग्रेट बेटा। और हमेशा अगर कोई कैंडिडेट होता है तो उसको इस तरीके से स्कोप ऑफ लाइफ रखना चाहिए। हाँ, आप जो डिटरमाइंड हो, आपको जो बेसिक एम है वो आपको जरूर अपना फॉलो करना चाहिए। अब बेटा एक बात बात कर लेते हैं। जब आपने अपना एनडीए का एग्जाम दिया, जिस दिन आप एग्जाम देकर आए थे, क्या आपको उसी दिन लग गया था कि यार नहीं रिटर्न तो क्लियर हो जाएगा, या कुछ ऐसा लगा था यार नहीं यार, मतलब अभी 50-50% चांसेस, पता नहीं क्या होगा? क्या आपने घर आकर सबसे पहले आंसर की चेक की थी या नहीं की थी कि यार चल एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है? मतलब पेपर देने के बाद आप मतलब कैसा फील कर रहे? सर पेपर देने के बाद मतलब आपने 50-50 बोला, 50-50 क्या, मुझे तो 100% पता था कि नहीं होना है। क्योंकि मतलब मैंने ऐसा प्रिपेयर एनडीए के लिए नहीं किया था। मैं बस अपना वही जो पीसीएम पढ़ रहा था जेई में उसका वो किया। और
मतलब मैं शाम को गया, एडमिट कार्ड निकलवा के लाया और इंग्लिश के लेक्चर्स देखे, और फिर सुबह पेपर देने गया। तो वहां पे मतलब जैसा भी था, क्योंकि मैथ्स वहां पे मतलब टाइम की वजह से मेरी मैथ्स काफी छूट गई थी। फिर उसके बाद मेरे को लगा चलो अब जो भी है अगला देते हैं। तो उसमें अगले वाले पेपर में फिर इंग्लिश का हो गया था, मतलब काफी जो भी सर ने पढ़ाया था उसमें से ही बहुत कुछ आया था। तो फिर मतलब मेरे को पता था कि नहीं होना है फिजिक्स, मतलब वो सब मैं छोड़ के ही गया हूँ, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह। और मैथ्स भी उतना खास कुछ हुआ नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगा। फिर घर आके जब वो चेक किया कि जब आप लोग वो सोल्यूशन वाला जो वीडियो आता है, तो उसमें मैंने इंग्लिश के ही चेक करे। उसमें फिर जब मैंने चेक किया कि 200 में से 160 170 नंबर बन रहे थे मेरे इंग्लिश में, तो फिर उससे मेरे को लगा कि चलो कुछ हो सकता है। बट फिर मैंने उतना सोचा नहीं उसके बारे में, उस लाइक चलो जो होगा देखा जाएगा। बहुत मतलब एक अमेजिंग स्टोरी है आपकी, मतलब अपने आप में कि भाई देखो, ये आपकी अमेजिंग स्टोरी ने जो हर सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है ना, जो टॉपर होता है, उसकी मतलब ये स्टोरी होती है भाई अपन तो चिल आउट देकर देकर एकदम आए थे एग्जाम, सर वो तो निकल गया। तो मतलब ये आपका भी वही है जैसे बोलते हैं, लेकिन हाँ, इसके पीछे आपकी मेहनत है, डेफिनेटली है, तो आपने मेहनत की है। अच्छा बेटा, जब आप एनडीए के प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर हम जेई की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो दोनों की जैसे आपकी हम प्रिपरेशन बात करें, तो जेई की प्रिपरेशन एनडीए की प्रिपरेशन आपके लिए मतलब किस तरीके से बेनिफिशियल रही? और एनडीए के एग्जामिनेशन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, उसका जो पेपर ऑफ पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है जेई के। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जीएस वाले पोर्शन यहाँ पर आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चलो हम समझ में आ गया कि भाई आपका जो मैथमेटिक्स है या आपका जो पीसीएम जो है वो आपने थोड़ा बहुत वहां से आपका अच्छी कमांड होगी तो आपने कवर कर लिया होगा। स्पेशली यदि हम बात करते हैं जीएस की, तो उसको आपने किस तरीके से टैकल किया? और दूसरी ओर आपने बताया कि आपकी जो इंग्लिश थी, दानिश जफर सर, जिनको जी बच्चे जी। प्यार से टाइगर सर बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हुआ है, दैट्स बीन अमेजिंग, है ना? लेकिन मेरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, आपने जीएस को किस तरीके से टैकल किया? आपने बताया कि आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री हिस्ट्री छोड़ गए थे, लेकिन आपने कुछ ना कुछ जीएस में सब्जेक्ट्स तो किए होंगे, उनको आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, या आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे, वो जरूर बताइए बेटा। सर मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया और मैं गाइड किस तरह से करना चाहूंगा, वो दो अलग चीजें हैं। क्योंकि मैं इस मोटिव से नहीं पढ़ रहा था कि मेरे को एग्जाम में स्कोर करके आना है। क्योंकि 11th 12th तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ पढ़ा नहीं था। तो मतलब ये था कि मजे आ रहे हैं पढ़ने में, तो उससे हिस्ट्री पढ़ ली थोड़ी बहुत। मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी 10th क्लास से, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ ली जो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पॉलिटी पढ़ लिया थोड़ा सा। तो ऐसे करके मतलब मैं उस मोटिव से नहीं पढ़ा मैंने कि मेरे को एग्जाम में जाके स्कोर करना है, मैं बस ऐसे ही पढ़ रहा था कि मजे मजे में पढ़ रहा हूँ। और मैं अपने जूनियर्स को गाइड ये करूंगा कि मतलब तुम सीरियसली पढ़ो, और जो भी सर लोग पढ़ा रहे हैं वही, मतलब मेरा तो मैंने जितने भी उन आखिरी के 3 4 दिनों में किया उससे ही हो गया। तो अगर कोई डेडिकेटेडली 3 4 महीने 5 महीने से पढ़े तो वो तो मतलब क्या ही कर सकता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं एक बहुत अक्सर अगर हम लोग देखते हैं बहुत से स्टूडेंट का एक, जब एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट जो वो मानते हैं वो उनका मैथमेटिक्स रहता है। सो मैथमेटिक्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाए एनडीए एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सो आपकी क्या अप्रोच रही थी मैथमेटिक्स के प्रति? आप किस तरीके से मैथ को पढ़ते थे, किस तरीके से अपना रिवीजन करते थे, कैसे चैप्टर्स को उठाते थे, किस तरीके से पीवाईक्यू लगाते थे? वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके इस एनडीए के जर्नी में मैथमेटिक्स को आपने किस तरीके से टैकल किया, उसका फियर जो होता है जो बच्चों के दिमाग में, आपने उसको किस वे में बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया, वो जरूर बताइए। सर मैथमेटिक्स का मतलब ऐसा ही रहता है कि वो तो किसी भी सब्जेक्ट में कि आप जितना ज्यादा पीवाईक्यू करोगे, जितना ज्यादा आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैथमेटिक्स में मतलब ऐसा रहता है कि ले दे के हर चैप्टर में वही 4 5 कंसेप्ट होते हैं। एक तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, दूसरे तरह से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो मतलब बच्चे भागते रहते हैं क्वेश्चन करने के पीछे। तुम क्वेश्चन की क्वांटिटी मत बढ़ाओ, ऐसे देखो कि इस टाइप के मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो वो एक टाइप तुमने क्लियर कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे ही 5 6 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर से। तो वो आइडेंटिफाई करते जाओ। उसको कहीं लिख लो कोई शॉर्ट नोट्स की कॉपी में, अपने एग्जाम के एक दिन पहले देख लो कि ये टाइप के होते हैं। तो उससे मतलब कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस से तो मतलब है ही एक पॉइंट कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना कंफर्टेबल फील करोगे। जी, वो ये कि मतलब आपको लगे रहना है, अपने कंसेप्ट को ब्रशअप करते रहना और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहनी है। हमें हम्म। क्वांटिटी की तरफ नहीं भागना, हमें क्वालिटी की तरफ भागना है, हमें जी हर सर। टाइप के क्वेश्चंस बना लेने हैं। बच्चे जो अमूमन गलतियां करते हैं, वो जो आपने बताया कि वो गलती क्वांटिटी की तरफ भागते हैं, क्वालिटी नहीं भागते हैं, दैट्स बीन ग्रेट पॉइंट।
एंड आई होप बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको ये पॉइंट बहुत बेनिफिशियल होने वाला है इन नियर फ्यूचर। अच्छा, सो ओके। बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग नॉर्मली किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग एनडीए की कर रहे हैं या फिर जेई की कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के दिमाग में या उनको एक फियर क्रिएट हो जाता है किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कि यार इस सब्जेक्ट को तो भाई थोड़ा सा डर है, या कुछ ऐसी टॉपिक होती है पर्टिकुलर उसको देखकर हमें लगता है यार ये यार डिफिकल्ट है, ये बन नहीं पाएगा। तो ऐसे चीज में, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें उस सब्जेक्ट को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से टैकल करना चाहिए, और आपने किस तरीके से टैकल किया वो जरा हमें बताइए बेटा। सर ऐसा सब्जेक्ट मेरा मैथ्स ही था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा टफ लगता था। तो उसमें जो गलती मैंने करी और जो मैं चाहूंगा कि मेरे जूनियर्स ना करें, तो ऐसा रहता है कि अगर हमें किसी चीज से डर लगता है तो हम उस चीज से और दूर भागते हैं कि मैथ्स तो मेरे से होगी ही नहीं, वो छोड़ो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, या मैथ्स तो होगी नहीं, चलो हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा मत करो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी हिस्ट्री वगैरह या तुम्हारा जीएस स्ट्रांग है, तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो मैथ्स को में दूर भागने से अच्छा मैथ्स को पढ़ो। जो भी टीचर्स बता रहे हो उसको सुनो, बार बार प्रैक्टिस करो, और वही आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या रहते हैं। मतलब यही है कि अगर किसी चीज से फियर है तो उससे दूर मत भागो, उसका सामना करो, क्योंकि पेपर में तो वो चीज आनी है, फिर पेपर में तो तुम भाग नहीं पाओगे उससे। तो अभी उसके लिए प्रिपेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है कि भागना नहीं है, जो चीज डर लग रही है पकड़ के रख लो उसको भाई, कहाँ तक बस। कितना डराएगा, चला देख लेते हैं कितना डराए, मतलब पीछा मत छोड़ो। बिल्कुल सही आपने बोला। अच्छा बेटा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब एनडीए अपना एग्जाम फॉर्म फिल किया था तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी, और आप किस बोर्ड से रिकमेंड हुए, वो हमें जरा बताइए। सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस नेवी थी, और मैं एनएसबी नेवल सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम से रिकमेंड हूँ। सो बेटा, जब अभी आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपका ये लास्ट अटेम्प्ट था, या इसके बाद भी आपके और अटेम्प्ट्स बचे थे, बताइए। सर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि एज की वजह से मैं एनडीए 2 के लिए एलिजिबल नहीं था। तो फर्स्ट भी था और लास्ट भी था। तो मतलब ये लास्ट अटेम्प्ट था भाई, अपने ड्रीम्स को जीना है तो मेहनत कर ले, बिल्कुल कर ले। क्या आपने जी इससे सर। पहले भी एनडीए का एग्जाम दिया था, और अगर दिया था तो उसमें आपका क्या रिजल्ट था? नहीं दिया था सर। ठीक है ठीक है, कोई। चल, अब बात करते हैं आपके एसएसबी बोर्ड की। आपने बताया कि आप नेवी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। सो एसएसबी की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करी, मतलब आपने किस तरीके से समझा कि एसएसबी क्या डिमांड करता है, एसएसबी का प्रोसीजर क्या होता है, तो वो पूरा प्रोसेस आप जरा बताइए, किस तरीके से आपने अपने आप को ढाला उस प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि आपके साइड बाय साइड जेई के एग्जाम भी चल रहे होंगे और आपको एसएसबी के लिए भी जाना था, तो हाउ यू जस्ट मैनेज द टाइम, इस तरीके से बताइए। हाँ सर, जेई का चल रहा था, तो जब तक मेरा एनडीए का मतलब वो जो रोल नंबर वाली पीडीएफ आती है, जब तक उसमें मेरा रोल नंबर नहीं आया तब तक मैंने एसएसबी का कुछ भी नहीं मैंने देखा था। तो जब फिर वो आया, फिर मैंने यूट्यूब पर देखा कि क्या होता है एसएसबी, मतलब मेरे को जीरो आइडिया था कि इसके बाद भी कुछ होता है। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस देखे, तब मेरे को पता लगा अच्छा 5 दिन का होता है ऐसे करके। तो और फिर उसके बाद हमें फिजिक्स वाला की टीम की तरफ से भी बैच मिला था एसएसबी के लिए। तो मैंने उससे प्रिपेयर किया, उसमें प्रथमेश सर के लेक्चर्स देखे। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया था कि एसएसबी होता क्या है, वो क्या चाहते हैं तुमसे। फिर उसके बाद मैं बस टीचर्स को फॉलो किया और अपनी मेहनत करी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक नॉर्मल हमारी रहती है कि स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू रहता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा स्कूल भी जाता है, कोई बच्चा एबीसीडी किसी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करता है, और साथ साथ उसको एनडीए भी करना है, तो किस तरीके से टाइम को मैनेज किया जाए वो। सर टाइम मैनेजमेंट तो मतलब बच्चे के ऊपर है, अगर उसे करना है तो वो कर लेगा। मतलब ऐसा होता है कि अगर जैसे स्कूल में भी तुम गए हो तो तुम पूरे 6-7 घंटे तो कोई वहां पे पढ़ाई नहीं करता। तो अपनी एक टेक्स्ट बुक कैरी कर लो, वहां पे बैठ के पढ़ लो अगर कोई ब्लैंक पीरियड है या कुछ ऐसा है। बट घर आने के बाद भी आई थिंक कि इनफ टाइम होता है कि आप कर सकते हो इसके लिए। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करे आपसे। मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप स्कूल में भी वही पढ़ रहे हो, घर आके उसके लिए अलग से टाइम नहीं देना। इंग्लिश भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा है तो आप जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। उसमें भी कितना हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगता आपसे। तो टाइम मैनेजमेंट तो हो सकता है, इट्स नॉट एन इशू अगर आप करना चाहें तो। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात बोली बेटा, मतलब खुद से है, अगर आपको है तो करना है तो भाई लगे रहो। हाँ अच्छा, अब एसएसबी की बात करते हैं। तो एसएसबी में जैसे आप पहले दिन गए तो आपके बैच में कितने स्टूडेंट थे,
और जब आप पहले दिन गए तो आपका जाते सबसे पहले आपका वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट हुआ होगा, जिसको OIR आप बोलते हैं। वो आपका किस तरीके से रहा? फिर उसके बाद आपका PPTT टेस्ट हुआ होगा, जहाँ पर आपको पिक्चर्स बनाने या पिक्चर्स दिखाई होगी, स्टोरीज बनाई होगी, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह उस पर हुआ होगा, एक तरीके से जिसको आप लोग स्क्रीनिंग वगैरह बोल देते हो। सो उसमें आपकी पिक्चर कैसी थी, आपने क्या स्टोरी बनाई थी, और किस तरीके से आपका जो स्क्रीनिंग का टेस्ट है वो? सर मेरा पहले दिन मतलब जो मेरा बोर्ड था उसमें ऐसा था कि हमारी पहले जो सेंटर आया था वो एसएसबी भोपाल आया था। बट फिर उसके बाद उसको एक हफ्ते पहले चेंज करके विशाखापट्टनम किया। तो आई थिंक उसकी वजह से हमारी काफी कम रिपोर्टिंग थी, हमारी 29 की रिपोर्टिंग थी सिर्फ। तो मतलब कंपेरेटिवली इजियर था स्क्रीन इन होना, वो मैं मानता हूँ। तो उसके बाद फिर मतलब जब मैं उसके गेट पे गया तो गेट पे लिखा था क्वालिटी मैटर्स। तो और वो जो आसपास का एनवायरनमेंट था वो मतलब काफी अच्छा लगा देख के। वहाँ सारी ग्रीनरी थी, सारे ऑफिसर्स खड़े थे, कुछ कॉम्बैट यूनिफॉर्म में, कुछ वाइट यूनिफॉर्म में। तो फिर जब अंदर गया तब फिर वहाँ पे हमारा OIR टेस्ट हुआ। वो मतलब OIR की तो मैंने प्रैक्टिस करी थी, करवाई थी मैम ने। तो OIR तो काफी अच्छा हुआ। उसके बाद जब PPDT था तो उसको लेके मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि नरेशन का मुझे नहीं पता था उतना अच्छे से हो पाएगा या नहीं, और डिस्कशन का मतलब ऑनलाइन करवाते थे आप लोग। PPDT हमारा हुआ तो उसमें पिक्चर आई थी कि एक लड़का था और वो अपने मुंह में कुछ सोच रहा, वो कुछ अपना पेन ऐसे मुंह में रख के कुछ सोच रहा है वो लड़का। और तो फिर मैंने स्टोरी ये बनाई थी, मैंने उस दिन ही मतलब एक आर्टिकल पढ़ा था उसके 2-3 दिन पहले कि एक कोई एक कोई वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतलब एक कोई माई गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्टिकल था। और उसमें उन्होंने जो हमारा यूथ है उससे ये बोला था कि आपको जिस भी आर्मी पर्सनल ने मतलब मोटिवेट किया हो अपनी लाइफ में, आप उसके ऊपर एक ऐसे लिखो। तो मैंने वही चीज उसमें डाल दी कि लाइक वो जो बच्चा है उसने एक ऐसे लिख रहा है गवर्नमेंट के लिए, और उसने कैप्टन विक्रम बत्रा पे ऐसे लिखा है। और फिर मतलब उसका ऐसे बहुत पसंद आया गवर्नमेंट की तरफ से, फिर उसको अवार्ड किया गया। तो ये करके मेरी स्टोरी थी। तो मैंने जब नरेट करी मतलब मेरा नरेशन काफी अच्छा ही हुआ। और उसके बाद जब डिस्कशन की बात आई तो मतलब एक चीज होती है कि अगर आपकी स्टोरी में जो आपने स्टोरी बनाई है, अगर वो कोई नॉर्मल सी स्टोरी है तो वो ग्रुप के साथ लेट गो हो जाती है। लेकिन अगर उस स्टोरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि मैंने उस जो इवेंट था उसका नाम बोला था, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मैंने उस इवेंट का नाम बोला, फिर मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बोला, फिर मैंने कारगिल वॉर के बारे में बोला। तो ये 3-4 चीजें जो होती हैं ये पूरा ग्रुप नोटिस करता है। और फिर आपको वो एक आपको लीड की तरह देखने लगता है। तो नरेशन अच्छा हो, थोड़ी बहुत मतलब डिसेंट सी स्टोरी हो, तो अच्छा हो जाता है PPTT। उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन में भी मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, 4-5 पॉइंट्स दिए। तो फिर जब GTO सर ने पूछा कि नॉमिनेट किसको करोगे, तो पूरे ग्रुप ने ही मुझे नॉमिनेट करा। फिर मैंने वो स्टोरी नरेट करी और फिर अच्छा हुआ वो प्रोसेस काफी। ग्रेट बेटा। मतलब स्टोरी आपकी काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी अच्छी थी, और जो आपकी पिक्चर है उससे काफी ज्यादा मैच हो रही थी। तो ओवरऑल पॉइंट मतलब यहाँ से ये निकल गया कि भाई न्यूज़पेपर से कई बार हमें आइडियाज मिल जाते हैं, कुछ मैगजीन्स की कुछ इवेंट्स होते हैं उससे हमें आइडियाज मिल जाते हैं। एक जनरल रियल वे स्टोरी हमेशा आपकी होनी चाहिए, कुछ एक फेक स्टोरी आपकी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपनी स्टोरीज में जो है कि बहुत मारकाट या कुछ अपना हीरोइज्म कुछ एक्टिविटी, एक जनरल डिसेंट आपकी अगर स्टोरी है और आपका नरेशन अच्छा है और आपका ग्रुप में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो यू जस्ट इजीली मेक अ स्क्रीनिंग, आप आसानी से स्क्रीनिंग बना सकते हो। अच्छा, जब आपका स्क्रीनिंग हुआ तो स्क्रीनिंग के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा, तो आपका चेस्ट नंबर कितनी देरी के बाद बुलाया गया या बिगनिंग में बुला दिया? उस समय आपकी सिचुएशन क्या थी जिस समय चेस्ट नंबर कॉल होता कि यस, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 4, और आपका चेस्ट नंबर कितना था? मतलब उस टाइम पे क्या फीलिंग आती जब आपके फ्रेंड्स, आपके जो बडीज थे, उनका कॉलिंग हो रहा था नाम, और आपका अभी हो गया था या नहीं हो रहा था? वो उस टाइम पे कैसे इंटेंस सिचुएशन या कैसा था आप? तो सर जब मेरा वो PPDT खत्म हुआ था तो पूरा ग्रुप मतलब ऐसे बोलने लगा था कि अरे तेरा तो हो ही जाएगा, तेरा इतना अच्छा था वो सब। मेरा चेस्ट नंबर 12 था, और मेरा जो एक फ्रेंड था चेस्ट नंबर 11, वो मिजोरम से था। तो हम दोनों बातें कर रहे थे, और फिर जब रूम में बैठ के चेस्ट नंबर्स हुए तो 2, 3, 11,
और फिर 12 ना बोल के वो आगे चले गए, 14, 20 ऐसे करके। अब मुझे लगा कि ये 12 तो छूट गया बीच में। मैं सोचा ये क्या हुआ, सीरियल से आ रहे हैं, फिर 11 के बाद 13 और आगे बढ़ गए। फिर मेरे को उस टाइम पे बहुत डर लगा, बट फिर उन्होंने कुछ 20 या 22 के बाद 12 बोला, तब मेरे को इतनी खुशी हुई। फिर मैं वहां से उठा। मतलब उन्होंने ये बोला था कि जब तुम्हारा चेस्ट नंबर बोला जाए तो उठ के अपना नाम बहुत तेज से बोलना है, कि सबके कानों में सुनाई दे। तो फिर मैं उठा, मैंने अपना नाम चिल्लाया। फिर उन्होंने वो बोला कि बाहर जाके वो जो भी होता है अपना लगेज वगेज उठा लो उस। तो मतलब उस टाइम पे तो बहुत नर्वसनेस हुई कि अब 11 के बाद सीधा 13 हो गया, अब मेरे को छोड़ ही दिया तो अब मेरा नहीं हुआ क्या। बट फिर जब नाम बोला तो बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले न्यूज किसको दी कि मैं स्क्रीन हो गया? डेफिनेटली मदर को दी होगी। हाँ जी और सर। मदर ने बहुत खुशी महसूस की होगी और आपको भी महसूस हुआ। अब आता है नेक्स्ट अगला पड़ाव, और वो था आपका साइक का। सो साइक में आपने एसएसबी में, रियल एसएसबी में जाने से पहले अपने आप को किस तरीके से घिसा था? अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर किया था साइक के अंदर? क्योंकि साइक अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और एसएसबी के अंदर अगर किसी बच्चे को रिकमेंड होना है तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट में से एक माना जाता है। क्योंकि फौज के अंदर जो बंदा चाहिए होता है उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साइकोलॉजी से सबको जज किया जाता है। सो आपने ऐसे रियल एसएसबी के अंदर जाने से पहले खुद के लिए खुद को किस तरीके से रगड़ा था? किस तरीके से प्रैक्टिस करी थी? क्या आपकी अप्रोच रही थी? किस तरीके से आप करते थे जो स्टोरीज वहां पर लिखी जाती है? और साथ ही साथ मैं एक पॉइंट आपसे और पूछना चाहूंगा बेटा, कि जो लास्ट में आपकी पूरी ओवरऑल स्टोरी होने के बाद एक ब्लैंक स्लाइड आपके पास होगी जिसमें ब्लैंक आपको पिक्चर बनानी थी, आपने उसमें क्या पिक्चर बनाई? और आप अपने जो जूनियर्स है उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप किस तरीके की वहां पर स्टोरी लिख सकते हैं? सबसे पहले ये बताइए बेटा। तो सर पिक्चर वाले से ही शुरू करते हैं, टीएटी से। तो उसमें मतलब जो मैंने प्रैक्टिस करी थी कि शुरू में तो मैं ऐसे ही करता था कि एक स्टोरी देखी और उसके ऊपर लिखा। शुरू में तो टाइम का भी हो रहा था कि 4.5 मिनट में लिख ही नहीं पा रहा हूँ, 4 मिनट में लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो चीज करी। और उसमें जो एक बड़ा चैलेंज आता है कि आपको पूरी 11 स्टोरी एक साथ लिखनी है। लाइक जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग ऐसे कि एक स्टोरी कर ली, हाँ ठीक है अच्छी स्टोरी बन गई। बट उसी चीज को 11 अलग अलग बार, 11 अलग अलग पिक्चर्स मिलेंगी। कभी कभी ऐसा भी रहता है आप स्टोरी लिख रहे हो, आधी लिख पाई, अगली इमेज आ गई, तो अब आप ये कंप्लीट करो या वो देखो। तो इस सब के ऊपर मतलब जो भी टीचर्स ने गाइडेंस किया, प्रथमेश सर ने बहुत ज्यादा गाइड किया था इसके ऊपर। एक मेजर टिप ये थी कि उनकी साइड से कि मतलब जो भी स्टोरीज चल रही है मार्केट में, कि हर पिक्चर की एक स्टोरी चल रही होती है मार्केट में, तो वो मत लिखो। जो भी तुम्हें नेचुरल समझ आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव मत लिख दो किसी स्टोरी को, कि किसी न्यूट्रल सी स्टोरी को भी तुमने नेगेटिव में दिखा दिया। मतलब ये एक टिप थी उनकी साइड से कि कोशिश करो जितना भी हो सके स्टोरी को पॉजिटिव साइड पे लेके जाओ। और ऐसा मत सोचो कि हर स्टोरी में बहुत ब्रिलियंट दिखाना है। अगर नॉर्मल सी भी स्टोरीज हैं तो भी अच्छा हो सकता है। और मतलब उसमें एक चीज यही है, अपनी थिंकिंग के साथ साथ अपनी स्पीड का भी बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आधी आधी स्टोरी लिखी, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज आपने ब्लैंक स्टोरी का बोला तो वो भी मैं ऐड करूंगा कि वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि उससे साइक तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम उसे अपनी पर्सनैलिटी समझाओ। तो और कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑन द स्पॉट लिखेंगे जाके ब्लैंक स्टोरी, ऐसा नहीं होता। ब्लैंक स्टोरी पहले से प्लान करके जाओ। क्योंकि अगर बाकी स्टोरीज के लिए मान लो तुम्हें 10 मिनट मिल रहे हैं, तो तुम्हें ब्लैंक स्टोरी जो तुम पहले से प्रिपेयर कर चुके हो उसके लिए 10 मिनट की नीड नहीं होती। अगर तुम पहले से प्रिपेयर करके, फिर वो बस एक बॉडी का वो है कि उसे लिखना है, सिर्फ कितनी जल्दी लिख लेगा। तो ब्लैंक स्टोरी से टाइम बचाओ, जो स्टोरी तुम्हारी बीच में छूट रखी हो उनको कंप्लीट कर लो जाके। तो ब्लैंक स्टोरी अपनी पहले से प्रिपेयर करके जाओ सभी लोग। और ब्लैंक स्टोरी में कोशिश ये करो कि उसको एक ठीक ठाक अचीविंग दिखाओ। जैसे मेरे कुछ लोग थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स एसएसबी में, उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज करवा दिया था कोई टूर्नामेंट। मैंने पर्सनली ये करवाया था कि एक लड़का है, उसके 12th बोर्ड्स खत्म हुए हैं, तो उसने अच्छा स्कोर किया, उसका कबड्डी में इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा कबड्डी में इंटरेस्ट है। तो अपने से भी रिलेट करके मैंने लिखा, उसका कबड्डी में इंटरेस्ट था। तो उसके फिर उसने अपने फैमिली वालों से बोला कि मुझे इसको आगे परस्यू करने दो। तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने उसको एक अच्छी जगह भेजा, उसने वहाँ कोचिंग करी और फिर उसने रिप्रेजेंट किया अपने कंट्री को। और ये मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था, तो मेरी जो स्टोरी उधर 5 मिनट में लिखनी थी वो मैंने 3.5 मिनट में खत्म करी। और जो 4 4 लाइन, 5 5 लाइन बाकी स्टोरीज की छूट रही थी वो मैंने उसमें कंप्लीट कर लिया। अब WAT के लिए तो मतलब यही है कि अ, बहुत नॉर्मल से सेंटेंस नहीं बनाने।
जैसे कि अगर वर्ड आया कि टेबल, तो बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस नहीं बनाना, मतलब सोचो कि कुछ अच्छा बना सको। और उतना टाइम नहीं रहता कि तुम सोच के बनाओ, लेकिन फिर भी एक थॉट दो। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो फिर जो भी हो लिख दो उसमें, मतलब कोई भी सेंटेंस छोड़ना नहीं चाहिए बैट में। WAT की भी मतलब प्रथमेश सर ने हमेशा यही बोला था कि एक वर्ड एट अ टाइम उठाओ और फिर उसके बैठ के 5-6 सेंटेंसेस बनाओ, फिर उसमें से देखो कौन सा बेटर है। तो इससे मतलब ऐसा नहीं होता कि वर्ड रट जाओगे, लेकिन उससे ये रहता है कि फिर तुम्हारे दिमाग में एक पॉइंट के बाद सिर्फ अच्छे सेंटेंसेस ही आते हैं। तो और उसमें भी टाइम कंस्ट्रेंट तो पूरे साइक टेस्ट में रहता है, अगर तुम कहीं भी सोच नहीं सकते। वो रखते ही इतना तेज तेज सारा कुछ इसलिए है कि तुम्हें सोचने का टाइम ना मिले, क्योंकि अगर सोचने का टाइम मिल जाता है तो फिर लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं अपनी थिंकिंग को। तो जो भी पहला थॉट आ रहा है वो लिखो, और ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगी कि तुम्हारे पहले थॉट्स ही पॉजिटिव आए। तो ये प्रैक्टिस से ही आया था। उसके बाद SRT एक मेजर कंसर्न था मेरे लिए, क्योंकि मेरे वो कभी भी पूरे 60 नहीं हुए, मतलब मैंने जितने भी बार अपना घर पे ऐसे किया, मेरे 60 में से 60 कभी नहीं हुए। और शुरू में मैं ऐसे लिखता था कि जैसे 30 मिनट का टाइम होता है, तो अब मैं लिख रहा हूँ कि जैसे पूरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही डिड दिस, ही डिड दैट, ही कॉल्ड हिम। तो फिर मैंने जब सर से गाइडेंस या टीचर से मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ एक्शंस लिखो, जैसे कॉल्ड हिज फादर, कॉल्ड हिज, कॉल दैट, तो ऐसे करके एक्शंस में लिखो और स्पीड मेंटेन करते जाओ। SRT तो मतलब इजी रहता है, उसमें तुम्हें सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन लिखना होता है। और ज्यादातर लोगों का वो मतलब उसमें ऐसा कुछ होता नहीं कि वो गलत सॉल्यूशन लिख रहे हो, कोई ज्यादातर को पता है क्या करना है, फर्स्ट एड करना है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, हॉस्पिटल लेके जाना है, वो सब। तो उसमें बस यही है कि बड़ा बड़ा मत लिखो, सिर्फ एक्शंस लिखो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आखिरी वालों में मतलब यही है कि जितने ज्यादा कर पाओ उतना बेहतर रहता है SRT में। तो मैंने अपने SSB में कुछ 52 SRTs किए थे, जो कि मैंने घर पे कभी नहीं किए। घर पे मेरा वही 40-45, बट वहां आप जो भी कह लो, लक कह लो या प्रेशर कह लो, वो मेरे से हो गए थे 52। और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन अपना मतलब पहले से प्रिपेयर करके जाओ, वो भी एक ऐसी चीज है कि वो तुम वहां बैठ के नहीं सोच सकते। वो पहले से कुछ 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 पॉइंट्स लिख लो। उसमें भी कोशिश करो कि जो भी तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं, जो भी तुम्हारी क्वालिटीज हैं, वो साहिब को बताओ कि मेरे दोस्त मेरे बारे में ये सोचते हैं, मेरे माँ बाप सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनती हूँ, ये चीजें उसमें लिखो। बस यही है सर। ग्रेट। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर टिप्स दी हैं और आपने जो जो चीजें फॉलो करी है, इट्स बीन रियली वेरी हेल्पफुल फॉर देम। अब बात करते हैं, जब आपका साइक खत्म हो गया तो आपका जो इंटरव्यू था, क्या साइक वाले दिन ही हो गया था आपका इंटरव्यू, या आपका इंटरव्यू अगले दिन जब जीटो के टास्क वगैरह हुए थे उस दिन आपका? क्योंकि डेफिनेटली कुछ बच्चों का इंटरव्यू आपके साइक वाले दिन ही स्टार्ट हो गए होंगे, जी कुछ बच्चों के जीटो के बीच में आपके टास्क हुए होंगे, जीटो के बाद में कुछ के अर्ली मॉर्निंग भी हुए होते हैं। सो आपका इंटरव्यू कब था? और अगर हम इंटरव्यू की बारे में बात करते हैं, सो इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा था? किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे थे? रैपिड फायर्स आपसे दिए हैं, तो क्या उस रैपिड फायर का जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो इंटरव्यू ऑफिसर देता है, तो उसका सीक्वेंस आपने किस तरीके से मेमोराइज किया कि हाँ यार इसके बाद ये क्वेश्चन है? और वो रैपिड फायर आपके नजरिए में क्या कितना बेनिफिशियल होता है पूछना, और उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, आंसर करना चाहिए, वो बताए बेटा। सर, हमारे में ऐसे डिवाइड कर दिया था कि इतने बच्चों के साइक के बाद होंगे, इन बच्चों के थर्ड डे, इन बच्चों के फोर्थ डे। तो मेरा पहले दिन ही हो गया था, और पहले दिन का लास्ट इंटरव्यू मेरा था। तो जैसे पहला गया, और फिर जब वो आया तो सारे भाग रहे हैं उसकी तरफ, क्या क्या पूछा, ये पूछा वो पूछा, तो वो सब चलता है। तो अब मेरा लास्ट था, मेरे ऊपर और टेंशन बढ़ रही थी, अरे इससे वो पूछा, उससे वो पूछा, इससे ये पूछा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ऐसे में मतलब ये है कि ज्यादा इस चीज का बर्डन मत लो अपने ऊपर, कि उससे ये पूछ लिया तो मुझसे भी ये पूछेगा, उससे भी वो आप अपनी पढ़ाई करके गए हो, बस उसमें से ही पूछेगा जो भी पूछेगा। और अगर नहीं भी पता है कोई चीज तो कॉन्फिडेंटली बोलो कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई विल श्योरली रीड अपॉन दिस। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो पहले तो उन्होंने बड़े अच्छे से स्टार्ट किया, उसके बाद हाँ जब उन्होंने रैपिड फायर्स पूछे, तो मतलब शुरू शुरू में तो मेरे को लगा कि ये क्या इतने सारे सवाल कैसे। तो पहले वाले में मतलब पहला वाला उनका वो एकेडमिक्स रिलेटेड था, कि क्लास 8 से लेके अभी तक के मार्क्स बताओ, कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टीचर्स, और दोस्त वोस्त ये सब। तो वो तो मतलब नॉर्मल था, मैंने वो कर लिया, बट फिर मुझे पता चल गया था कि अब आगे भी ऐसे ही पूछेंगे। तो फिर मतलब उनकी बातों को सुनना था, वो किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो
सारे तो नहीं बता पाया, कुछ कुछ बता रहा था। फिर उन्होंने मतलब वो पूछ भी रहे थे कि डू यू थिंक यू हैव आंसर्ड ऑल। मैंने कहा सर एज मच एज आई रिमेम्बर आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल। बट फिर एक बार मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने बता दिया कि ये क्वेश्चन बच रहे हैं। तो बाकी रैपिड फायर के लिए ऐसे ही रहता है कि एक ही फॉर्मेट रहता है मोर और लेस। तो उसको अगर पहले से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि मैं वो पहले से प्रिपेयर करके नहीं गया था, तो मेरे लिए वो चीज एक मतलब ऐसी थी कि सरप्राइज एलिमेंट। बट अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाते हो तो वही रहता है, एक एकेडमिक्स रिलेटेड रहता है, फिर एक फैमिली रिलेटेड, फिर एक स्पोर्ट्स करिकुलर रिलेटेड। तो उसको अगर पहले से प्रिपेयर करके जाते हो तो और इजी रहेगा आपके लिए। बाकी उन्होंने मतलब ये पूछा था कि आपको फोर्सेज में क्यों जाना है, क्योंकि मैं मतलब सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, मेरा दूर दूर तक कोई आर्मी वगैरह कुछ भी वो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों मतलब ऐसा। तो मैंने कहा कि वही मैंने मूवीज में लाइफ देखी थी और फिर, तो उन्होंने कहा पर्टिकुलरली नेवी ही क्यों। मैं कहा कि मतलब ये जो नेवी की लाइफ है, जो सी लाइफ है, जो ऐसे पानी में रहना और ये सब ओशियन वगैरह, ये मेरे को बड़ा अमेज करता था हमेशा से ही। तो और वाइट यूनिफॉर्म ऑब्वियसली मेरे को बहुत पसंद थी। तो ये मैंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा टेल मी सम चैलेंजेस विच लाइक नेवी वालों की लाइफ में कुछ क्या डे टू डे लाइफ रहती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं। फिर मैंने बताया कि दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो एक टाइप से, कोई नेटवर्क नहीं, सिग्नल नहीं, खाना भी नहीं। अगर पानी, अगर आप सबमरीन में हो तो ऑक्सीजन भी लिमिटेड रहता है, खाना भी सब लिमिटेड रहता है। फिर उन्होंने बोला तो फिर आपको क्यों लगता है कि आप ये जॉब कर लोगे अगर ये इतनी टफ है तो मैंने बोला कि सर आई आई लाइक टू टेक चैलेंजेस एंड आई एम अवेयर ऑफ दीज चैलेंजेस, सो आई थिंक आई विल बी एबल टू सस्टेन माई सेल्फ इन दीज टफ टाइम्स। तो मतलब मोर और लेस ऐसा ही होता रहा, लेकिन वो अच्छा ही गया था इंटरव्यू मेरा। मतलब वो सेटिस्फाइड थे मेरे आंसर से। कॉमन सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना था, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेंथ के बाद जब ट्वेल्थ में जाते हैं तो एकेडमिक्स में ज्यादा फोकस कर लेते हैं। टेंथ तक तो स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन जब टेंथ से ट्वेल्थ की तरफ वो स्विच ऑन करते हैं तो थोड़ा बहुत उनका जो स्पोर्ट्स वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, क्योंकि एकेडमिक्स का बर्डन बढ़ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स वाला जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रहता है? क्या हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि यार एनडीए में जाते हो, यार मैंने तो कोई पीआईक्यू जो फॉर्म फिल किया रहता है तो उसमें लिखा होता है कि स्पोर्ट्स में कोई आपने इवेंट में पार्टिसिपेट किया या नहीं किया है, तो उसमें कैसे किस इवेंट को भरना चाहिए? क्या आपने नेशनल लेवल पर खेला वही भरना चाहिए, या आपने कोई गली मोहल्ले में भी खेला, या आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपको वो सब मेंशन करना चाहिए? और क्या स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या नहीं करता है, या उन्होंने कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे तो वो बताइए। सर स्पोर्ट्स का मतलब जानने का मेन मोटिव, मतलब वो आपको जज करने के लिए नहीं बैठे कि आप नेशनल खेले हो या आप ये। स्पोर्ट्स खेलने का मेन मोटिव ये होता है कि अगर आपने जैसे क्रिकेट खेला है तो आपको पता है कि टीम में कैसे काम करते हैं। आप अगर अगर आप अचीवमेंट में लिखते हो कि कैप्टन द टीम टू नेशनल लेवल, तो उन्हें फिर ये पता चलता है कि आपने मतलब कैप्टन की है टीम को, तो आपको पता है कि टीम वर्क कैसे करते हैं। और अगर आपने झूठ लिखा है तो फिर वो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कुछ लीडरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस, आप वो नहीं बता पाओगे तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि आपने झूठ लिखा है। तो पीआईक्यू में झूठ नहीं लिखना, मतलब जो भी किया हो, नहीं भी किया हो तो मतलब बहुत सारे तो ऐसे ही थे कि क्रिकेट कैजुअली, कबड्डी कैजुअली, चेस कैजुअली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि तुमने किया है या नहीं। तो झूठ मत लिखना, उसमें ऐसा नहीं कि अगर मैं लिख दूंगा नेशनल लेवल या इंटरनेशनल तो मेरा हो ही जाएगा, या अगर मैं कैजुअली लिख दूंगा तो मेरा नहीं ही होगा। स्पोर्ट्स का उतना वो नहीं रहता। बट फिर वो जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ना, अगर तुम उनका अच्छे से आंसर दे रहे हो, जैसे उन्होंने मेरे से कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ये पूछा था कि बताओ कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। या चेस में उन्होंने मेरे से पूछा कि चेस में ऐसा होता है कि वाइट को हमेशा पहली चाल मिलती है, तो क्या रेसिस्ट गेम है चेस, ये पूछा उन्होंने। तो मैंने कहा सर रेसिस्ट गेम तो नहीं है। तो उन्होंने बोला क्यों। तो मैंने कहा सर क्योंकि दोनों को बराबर चांस रहता है जीतने का। तो इस पर फिर वो मतलब हंस दिए थे काफी। तो मतलब स्पोर्टिंगली लो अपने इंटरव्यू को, उसका कोई प्रेशर नहीं। और बाकी स्पोर्ट्स का उतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने खेला है तो वो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। जितना बड़े लेवल पे खेला है वो उतना ही एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर नहीं भी खेला है तो वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि अगर इसने ये नहीं किया तो इसको हम लेंगे ही नहीं, इसने कभी जिंदगी में ये नहीं खेला तो इसको हम लेंगे ही नहीं। ग्रेट बेटा। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कुशाग्र। क्वेश्चन ये है कि बहुत से स्टूडेंट का फियर रहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से टैकल करेंगे। और अगर हम लोग एसएसबी की बात कर रहे हैं, एसएसबी में डिफरेंट आपके टेस्ट हैं, तो उन टेस्ट में बेसिक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज या प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश ही रहती है।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक हिंदी मीडियम हूँ तो मेरे को अपनी इंग्लिश को अप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके से, और आपने अपनी कमांड को किस तरीके से किया? क्या इंटरव्यू में इंग्लिश बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, या कई बार ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती थी कि जब आप मतलब इंग्लिश में बोल रहे हो, कोई वर्ड आता तो क्या हम हिंदी में स्विच हो? क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था वहां पर? तो आप वो बताइए। सर सबसे पहले तो मतलब एसएसबी की बेसिक लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो कोशिश करो अपनी इंग्लिश को एनहेंस करने का जितना हो सके। हाँ मतलब इतना हो कि बेसिक लोग समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हो, और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। अगर आपको कम भी आती है उसको भी डर डर के मत बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। लेकिन डेफिनेटली काम करो, आप ऐसे नहीं ले सकते कि अरे मुझे तो इतनी आती है, हो गया इतना हो जाएगा। डेफिनेटली उसको बेटर करने की कोशिश करो। बट स्टिल फिर एट द डे ऑफ द एसएसबी जितनी है उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। मतलब हम कोई भी यहाँ पे इतने नहीं है कि बिल्कुल ही इंग्लिश वाले हों, लेकिन एक रूल बना लो कि 5 डे एट एसएसबी ओनली इंग्लिश। तो वो बहुत हेल्प करता है। मतलब किसी भी टास्क में अगर आप बीच में हिंदी में स्विच भी करते हो, जैसे जीडी हुआ या लेक्चरेट हुआ, तो आप स्विच कर सकते हो एक बार को, लेकिन फिर वापस आना होता है इंग्लिश में। और फिर वापस आने में फिर एक बार हिंदी में निकल लिए तो फिर तो फ्लो बन गया, हिंदी में वापस होना है। तो इसीलिए ये रूल बना लो कि हिंदी बोलनी ही नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश ही बोलनी है 5 दिन। और काम डेफिनेटली करो इंग्लिश पर। ग्रेट। तो ये था ओवरऑल आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, काफी अमेजिंग रहा है, और बहुत कुछ बच्चों को यहाँ पर डेफिनेटली आपके जूनियर्स जो है, उनको सीखने के लिए मिला होगा किस तरह से टैकल करते हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेटा, जब हम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें प्रायोरिटीज हमें देनी पड़ती है कुछ प्रॉब्लम्स की। तो उस प्रॉब्लम की प्रायोरिटीज आपने किस तरीके से रखी, और किस तरीके से आप अपने ग्रुप को अपना सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा, और स्टूडेंट्स को किस तरीके से सॉल्यूशन लिखना चाहिए, और ग्रुप के अंदर जब डिस्कशन होता है उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, वो बताइए बेटा। सर सबसे पहले तो मतलब इनफ टाइम होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको समझ जाओ, उसको पिक्चराइज कर लो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको समझिए आपको आप भूल गए कि आप क्या प्रॉब्लम्स थी। बहुत टाइम होता है तो उस टाइम में अपना सॉल्यूशन मत सोचो, उस टाइम में सिर्फ समझो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद प्रायोरिटी की बात तो वो मतलब काफी इजी रहता है। उसमें प्रॉब्लम में एक तो ऐसा होगा कि कुछ इंजर्ड होगा, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो तो पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली वही रहेगी कि आपको ह्यूमन लाइफ जो अभी खतरे में है उसको बचाना है। उसको कहीं पास के हॉस्पिटल हॉस्पिटल देखो, वो पहली प्रायोरिटी हो गई। दूसरा ऐसा कि एक ऐसी थ्रेट जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही हो, जैसे कि कहीं बॉम्ब प्लांट हो गया या कहीं ट्रेन का कुछ हो गया डीरेलमेंट, तो वो आपकी दूसरी प्रायोरिटी होगी। तीसरी प्रायोरिटी होगी जब किसी सिंगल पर्सन को, जैसे कोई किडनैपिंग वाला केस हो गया, या कई कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब दोनों प्रॉब्लम्स ह्यूज मास को इफेक्ट कर रही होती हैं। तो आपको ये देखना है कि टाइम क्या दिया है, क्योंकि हर चीज का टाइम दिया होता है। कि अगर वो ट्रेन को पटरी से गिराएंगे तो वो 4:30 बजे गिराएंगे, अगर वो बॉम्ब फोड़ेंगे तो वो 6 बजे फोड़ेंगे। तो उस हिसाब से मतलब इन चीजों का भी बहुत ध्यान देना होता है। और चौथी प्रॉब्लम नॉर्मल सी होगी, किसी की गाय बकरी खो गई है, किसी को कहीं जाना है, स्टेशन छोड़ना है, वो चौथी प्रॉब्लम होगी प्रायोरिटी। तो पहली रखो इंजर्ड वाली को, पहली और आखिरी समझ आ जाती है, बीच की दो में आप टाइम का सहारा लो। और बाकी अपना भी थोड़ा मतलब अपने हिसाब से, उसमें कोई उतना इशू नहीं आता। तो मेरा कंप्लीट तो नहीं हो पाया था, दो ही मेरे उसके सोल्यूशन हो पाए थे। लेकिन हाँ कोशिश करो ऑब्वियसली कंप्लीट करने की। लेकिन ऐसा भी था हमारी जीटीओ ने टाइम भी थोड़ा कम दिया था, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, लेकिन मतलब पूरा टाइम नहीं दिया था जो भी हो। बट मेरी दो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हो पाए थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि डिस्कशन स्टार्ट करो। तो डिस्कशन में मेरा पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि कभी लीड नहीं लेनी। मतलब मैं स्टार्ट नहीं करता था कभी। कोई बोल रहा है, जब एक बोल के दूसरा खत्म करता है उसके बीच में जो पॉज आता है, उस पॉज में मैं जाता हूँ, एंटर करता हूँ अपने डिस्कशन को। और मतलब इसमें तो पहला यही रहता है, ओके सो आई थिंक द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द इंजर्ड मैन, ऐसे करके बताया। तो अब सारे बोल रहे हैं यस 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 फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंजर्ड मैन, उसमें अगर मैं ये ऐड कर देता हूँ, सो वी शुड टेक हिम टू द हॉस्पिटल, इट इज 10 किलोमीटर एंड बाई मेटल रोड वी विल रीच देयर बाई 5 मिनट्स। तो इस चीज से फिर सारे सुनते हैं कि अच्छा इसने तो मतलब होता है ना कि एक फैक्ट वाली चीज बोल दोगे तो सारे सुनेंगे तुम्हारी बात। यही मैंने पीपीडीटी में भी बोला कि अगर आप कोई फैक्ट वाली चीज बोल दो तो पूरा ग्रुप सुनता है आपकी बात। फिर ग्रुप में मुझे ही चना वो देने के लिए कॉमन सोल्यूशन। तो फिर मैं गया वहां पे वो छड़ी लेके, उसके बाद मैंने बताया सारा ऐसे ऐसे करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ कैन यू से दिस डिस्टेंस इज 18 किलोमीटर। मैंने कहा सर आई कैन नॉट से बट द स्केल विच इज गिवन आई हैव अप्रोक्सीमेटेड एंड इट इज अराउंड दैट ओनली। तो फिर मतलब उन्होंने दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछे कि यहाँ तुम्हें कहाँ से गाड़ी मिलेगी,
तुम कैसे कह सकते हो कि 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, अगर टायर पंक्चर हो गया तो ये सब उन्होंने थोड़ा बहुत बोला, बट फिर मतलब मैंने वो उसको हैंडल करके जीपी भी अच्छा हुआ था हमारा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब जब सोल्यूशन बता देता है जो जिसको भी आपने नॉमिनेट कर रहा हो, जब वो बता देता है सोल्यूशन, उसके बाद जीटीओ पूछते हैं कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है जो भी इसने बताया हो। उस टाइम पे अगर आपको हो भी प्रॉब्लम तो मत बताना। मतलब वो ऐसा लगता है कि आपने अपने पहले आपने खुद नहीं चुना इसे और अब आप खुद ही मतलब अपोज कर रहे हो। तो वो मत बताना। अगर कोई बहुत ही मेजर चीज हो जो उसने मिस कर दी हो तो खड़े होके बता दो, लेकिन अगर छोटी छोटी मोटी चीजें है कि हमें यहाँ घोड़े से जाना था, ये यहाँ साइकिल से चला गया, तो इतनी चीजों को छोड़ना। और अपने ग्रुप को जब भी डिस्कशन में फंस रहे हो, एक और पॉइंट है, चाहे पीपीडीटी हो चाहे ये जीपी हो, क्योंकि इन दोनों में आपको सोल्यूशन पे आना है, जीडी में आपको सोल्यूशन पे नहीं आना। तो जब भी आपका ग्रुप फंस रहा हो, लड़ रहा हो किसी चीज पे, कोई अलग जगह जा रहे हो, तो कोशिश करो कुछ ऐसा बताओ सोल्यूशन की तरफ जाओ। ये हमारा एक नॉर्मल इंटरेक्शन था कुशाग्र के साथ, जहाँ पर हमने कुशाग्र के साथ डिस्कशन किया किस तरीके से एसएसबी रहता है, और कुशाग्र ने हमें बहुत अच्छी तरीके से डील किया और बताया है कि भाई ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं जो आपको फॉलो नहीं करने चाहिए। सो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद बेटा।